हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर पर आपका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोसेस शेड्यूल होता क्या है। अब आज की क्लास में हम कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे हम अपने प्रोसेसेस को सीपीयू को एलोकेट करवाते हैं। ठीक है, इनमें से एक एल्गोरिथम का नाम है FCFS, जिसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले जो आया उसको पहले मिलना है हमारा सीपीयू। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। बेसिकली FCFS का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मगर इसके अंदर जो एक मेन क्वालिटी है वो ये क्वालिटी है कि कोई भी प्रोसेस अगर उसकी प्रायोरिटी अगर हाई है तब भी उसको वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम कि वो कब उसने एंट्री करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी वर्कआउट नहीं करती। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि आपको ये चीजें समझ आए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं FCFS, जिनमें मैं आपको ये तीनों पॉइंट पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आएगी उसी को हमारा सीपीयू पहले मिलेगा। बेसिकली आपका जो ये वाला आपका बेसिस होता है, ये जो है ये आपका इम्प्लीमेंट होता है, ये इम्प्लीमेंट करता है आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर आपका ये एल्गोरिथम फॉलो करता है, तो बेसिकली इट इज फॉलोइंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर हमारी अगर किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी अगर हाई है तब भी उसका उस पर कोई जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अराइवल टाइम पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस जो पहले आई है उसी को पहले सीपीयू एलोकेट होगा। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग एज नॉन प्रिमिटिव, मतलब प्रायोरिटी कंसेप्ट नॉट प्रेजेंट हेयर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। इसके बाद मैंने इनका अराइवल टाइम भी लिख दिया। 80 जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है अराइवल टाइम को, और BT मैंने जो शॉर्ट फॉर्म दिया है इट इज फॉर बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मतलब आपके एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। अराइवल टाइम मतलब आपका जो प्रोसेस है वो कितने टाइम पर सीपीयू के पास, मतलब सीपीयू के पास जो रेडी क्यू है उसके अंदर आया। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, टाइम चार्ट, जिसको हम एक नाम बोलते हैं गैंट चार्ट। देखिए दोस्तों, मैंने एक गैंट चार्ट बनाया है। बेसिकली गैंट चार्ट किसी भी प्रोसेस का टाइम बताता है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारी सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है। अगर आपको नजर आ रहा हो तो देखिए सबसे पहली प्रोसेस आई है 0 पे, और इस टाइम पे अगर आप नजर कर रहे हो तो कोई और प्रोसेस नहीं आई। तो बेसिकली हमारी प्रोसेस कौन सी है? वो P4। तो मैं मान लेती हूँ कि हमारा टाइम 0 से शुरू हो रहा है, और इस P4 जो है वो 0 पे आई थी अराइवल टाइम पे। उसको कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, अपने आप को फिनिश करने के लिए? दैट इज 2। तो मतलब 0 से 2 तक चला, तो कहाँ पे खत्म हुआ? ये 2 पे। ठीक है ना। अब इसके बाद आपकी जो दूसरी प्रोसेस है वो कब आई है? अब देखिए 0 के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आई है, यहाँ पे देखिए वो आई है 3 पे। इसका मतलब 2 से 3 के बीच का कोई भी प्रोसेस इस टाइम पर नहीं है, तो दिस ड्यूरेशन इज फ्री। नाउ अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी जो अब नेक्स्ट प्रोसेस आई है वो 3 पे आई थी। वो कौन सी प्रोसेस है? P1। अब P1 जो है इसको कितना टाइम चाहिए? 5 जो है उनको नैनो सेकेंड चाहिए ताकि वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सके। मतलब 3 + 5 इज 8। ठीक है ना। अब देखिए थर्ड पे आई थी सेकेंड प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस कब आई है आपकी? दैट इज कम ऑन 4। तो इसका मतलब अब 4 पे आई है, बट स्टिल क्योंकि दिस प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग तो उस टाइम पे कोई इंटरप्शन नहीं हो सकता। अब P2 आई है 4th पे, इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस जो एलोकेट होगी वो P2 होगी। अब आपकी जो ये है P1 जो थी 3 पर आपकी 3 पर आई थी और 8 तक एग्जीक्यूट किया इसने। अब देखिए 8 के बाद हमने P2 दे दिया दोबारा, और वो कितने सेकंड चला? क्योंकि P2 को बर्स्ट टाइमिंग चाहिए 3। 8 + 3 इज 11। ठीक है ना। नाउ अब अगर आप आगे ध्यान करें तो आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस आई है वो 5 पे आई है। अब बेसिकली देखिए P3 भी 5 पर आई है और P5 भी 5 पर आई है।
अब इसमें क्योंकि दोनों सेम टाइमिंग में आई हैं, तो हम इनमें से किसी भी प्रोसेस को आगे या पीछे ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम, आई एम जस्ट टेकिंग P3 फर्स्ट। तो देखिए मैंने सबसे पहले P3 को लिया है, 11 पे आई थी और इसको कितना बर्स्ट टाइमिंग चाहिए था, 1। तो मैंने क्या किया, 11 + 1 = 12, ठीक है ना। नाउ अब ये 12 पे हो गया। अब हमारी लास्ट प्रोसेस कौन सी बची है, दैट इज P5, और उसको बर्स्ट टाइमिंग कितना चाहिए, 4। तो देखिए 12 + 4 = 16। तो आई बिलीव इतनी बात तो आपको समझ आई होगी कि हम कैसे गैंट चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ तो आया होगा कि गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, बट अभी कुछ टर्म्स और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, लाइक योर टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइमिंग क्या होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है। बट इन सब चीज़ों को हम लोग अपने आगे के जो क्लासेस हैं उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। एंड आई बिलीव ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगली क्लास तक के, अगर हम लोग अगली क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।